हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग इससे पहले इतिहास का परिचय पढ़ चुके हैं, इतिहास का परिभाषा पढ़ चुके हैं और इतिहास में बीसी और एडी में क्या अंतर है ये पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत, ये क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोग उसके चैप्टर वाइज देखेंगे। तो आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि पुरातात्विक स्रोत होता क्या है। आप इस चीज को समझने के लिए एकदम आसान तरीका है। आप मान लेते हैं एक कब्रिस्तान गए। कहाँ है दोस्त? कब्रिस्तान गए, जिसको हम लोग श्मशान घाट कहते हैं। वहां से बहुत साल पहले कई शवों को दफनाया गया, जलाया गया या जो भी रूप दिया गया। अगर आप वहां पे गए, आपने कोई भी दृश्य नहीं देखा, वहां क्या करना शुरू कर दिया? खुदाई करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? खुदाई। मतलब उसको खोद कर निकालना शुरू किया तो मिला वहां पे आपको हड्डी। क्या मिल गया? हड्डी। खुदाई करके क्या मिला? हड्डी। हड्डी जो अवशेष प्राप्त हुआ किसके द्वारा? पुरातात्विक स्रोत, इसी को कहा जाता है। आपको पूछेगा पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे पुरानी वस्तुओं को जमीन के अंदर से या जिस रूप से या किसी तरीके से निकाला जाए, निकाल कर जो हमें अवशेष प्राप्त होते हैं उसे ही क्या कहेंगे? पुरातात्विक स्रोत। क्या कहेंगे दोस्त? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं? एक बार फिर से बोलिए। पुरानी वस्तुओं को जमीन के अंदर से बाहर लाना ही क्या कहलाता है? पुरातात्विक स्रोत। चाहे वो खुदाई का माध्यम हो, चाहे वो जिसका माध्यम हो। राइट। अब हम लोग बात करेंगे इतिहास के स्रोत में। इतिहास का स्रोत, इतिहास को जानने के लिए दो रास्ता बना। इतिहास को जानने के लिए कितना रास्ता बना? दो। एक हो गया पुरातात्विक स्रोत, मतलब जिसमें खाली सामान मिला हो, जैसे ईटा, पत्थर, हड्डी। तो कुत्ते का शरीर या जानवर का शरीर, पक्षी का शरीर या बड़े बड़े मूर्ति अवशेष, ये सब मिला तो इसे हम क्या बोलेंगे? पुरातात्विक स्रोत। अब आते हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बल्कि पढ़ नहीं सकते। बात समझ रहे हैं? खुदाई के द्वारा हम लोग जो भी लाए, ईटा, पत्थर, मकान का ईट या हथियार, पत्थर का हथियार लाए, औजार लाए, कुल्हाड़ी लाए, और पत्थर का ही बना हुआ, ये सब जो था क्या था? बिना लिखा हुआ, कोई लिखा हुआ नहीं। जो लिखा हुआ नहीं है उसको किस में रखा गया? पुरातात्विक स्रोत में। क्लियर? और जो लिखा हुआ था उसको कहाँ लिखा हुआ साथ साथ पढ़ा भी गया तो उसको कहाँ रख दिया गया? साहित्य स्रोत में। बात समझ रहे हैं? जहाँ लिखा हुआ साक्ष्य मिला, जैसे आप देखे होंगे कि रामायण, महाभारत वगैरह बहुत जमाने की पहली बात है, लेकिन कुछ अवशेष उसके मिल गए तो पता चला कि उसको हम पढ़ सकते हैं, उसकी लिपि की जानकारी है हमें। तो ऐसे स्रोत को कौन सा स्रोत बोलेंगे? साहित्य स्रोत। और पुरातात्विक स्रोत वैसा माध्यम जो खुदाई करके हम खाली सामान प्राप्त किए, उसके बारे में अंदाजा लगा रहे हैं, उसके बारे में हम जान रहे हैं यहाँ से ये हुआ है, ये काम हुआ है। विद्वानों का अपना अपना अलग अलग मत देते हैं। साहित्य स्रोत में परफेक्ट बैठते हैं कि नहीं ये चीज हुआ है। ठीक है। तो आते हैं हम लोग करते हैं इतिहास के स्रोत। इतिहास के स्रोत को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, पुरातात्विक स्रोत और साहित्य स्रोत। पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं बता दिए? जिसमें लिखा हुआ कोई सामान नहीं हो। अगर लिखा हुआ भी मिला है ना तो उसको अभी तक कोई पढ़ने वाला नहीं है। साहित्य स्रोत में तो लिखा हुआ ही मिला है और इसे आज तक पढ़ा भी गया है। हम लोग बात करेंगे, लेकिन हाँ पुरातात्विक स्रोत। अब देखिए पुरातात्विक स्रोत में होता क्या है? खुदाई। क्या होता है? खुदाई। खुदाई में क्या करता है? खुदाई करने के बाद मकान मिलेगा। अंदर भूकंप आ गया था, कोई मकान दब गया था, लेकिन हम जब खुदाई कर रहे थे, पुल बना रहे थे, पता चला वहां पे खाली धरल्ले से ईटा मिल गया या वहां से छड़ मिल गया। एनीवे, तो हमारे लिए एक मकान का अवशेष मिला। मिट्टी का बर्तन, पत्थर का औजार, हथियार, हड्डी आदि, ये किसके द्वारा प्राप्त होता है? खुदाई के द्वारा। तो पुरातात्विक स्रोत में खुदाई का काम होता है। उसके बाद इसमें पत्थर का भी, जैसे पत्थर में लिखा हुआ कोई चीज है, कोई भाषा लिखा हुआ है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पा रहे, लेकिन लिखा हुआ है। और चित्र, पत्थर में चित्र बना हुआ है। इन चीजों को किस में रखा गया? शिलालेख में। बात समझिएगा। खुदाई में हम लोग मकान प्राप्त करते हैं, मिट्टी का बर्तन, पत्थर का औजार, हथियार,
हड्डी वगैरह आदि, ये हो गया खुदाई के द्वारा प्राप्त हुआ। और खुदाई के द्वारा अगर शिलालेख कहीं देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, लिखा हुआ है लेकिन कौन भाषा में, क्या भाषा में है हम उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन चित्र भी बना हुआ है तो हम उसके बारे में अंदाजा लगाते हैं, उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, शिलालेख, जिसमें लिखा हुआ साक्ष्य है लेकिन उसको हम पढ़ नहीं सकते, आगे वो लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ जो भी चित्र हो या लिखा हुआ भाषा हो उसको हम क्या बोलेंगे, शिलालेख। अब कहते हैं हम लोग सिक्का। अब बहुत ऐसे राजा थे, बहुत पुराने राजा थे, वो अपना सिक्का में अपना ही चित्र बनवा देते थे, अब कुछ लिखवा देते थे, तो ऐसे भी अवशेष प्राप्त हुए किसके द्वारा, पुरातात्विक स्रोत के द्वारा। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग साहित्य स्रोत के द्वारा क्या क्या प्राप्त हुआ है। अब देखिए साहित्य स्रोत हमको पहले धार्मिक ग्रंथ दिया, धार्मिक ग्रंथ में क्या क्या मिला, वेद मिला, रामायण मिला, महाभारत मिला, पुराण मिला, जो आज तक हम लोग पढ़ रहे हैं अच्छे से। अब यहाँ पे बात करेंगे गैर धार्मिक में धर्मसूत्र आया, स्मृति आई, आदि आई। उसके बाद विदेशी स्रोत में क्या आया कि विदेश से कौन कौन लोग आया उसका विवरण पढ़े, कौन कौन विद्वान आए, क्या क्या कर रहे थे, हाँ कैसे कैसे वो यात्री किए, वो क्या क्या लिखे, इन सब की बारे में हम लोग सीखे। मतलब विदेशी विवरण या विदेशी स्रोत के माध्यम से। यहाँ पे हम बता रहे थे इतिहास के स्रोत को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में, एक पुरातात्विक स्रोत, एक साहित्य स्रोत। पुरातात्विक स्रोत जिसमें कोई लिखा हुआ भी है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता, और साहित्य स्रोत में तो लिखा हुआ है ही, उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। तो आपको कभी कोई भी आदमी पूछ देंगे इतिहास को जानने के लिए आप किनका सहारा लेंगे, इतिहास को जानने के लिए अगर इस दुनिया में सब खत्म हो गया, मान लेते सब खत्म हो गया, अब हम लोग अलेक्जेंडर कनिंघम बनकर क्या कर रहे हैं, पुरानी चीज को खोजने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे पास हम खुदाई करेंगे, जो अवशेष मिलेंगे और उसके बारे में अंदाजा लगाएंगे यह बहुत पुराना है, तो वो क्या हो जाएगा, पुरातात्विक स्रोत हो जाएगा। कोई चीज मिला, कोई ग्रंथ मिला, नीचे दबी हुई थी लेकिन उसको हम पढ़ सकते हैं, उसके भाव को समझ सकते हैं, और उसका नाम दे दिया रामायण, उसका नाम दे दिया महाभारत, ये कौन सा स्रोत हो गया, साहित्य स्रोत। क्लियर, पुरातात्विक स्रोत और साहित्य स्रोत। अब यहाँ पे बात करेंगे हमारे भारत में पुरातात्विक स्रोत का जिम्मेदारी पहले और किसी को दिया गया था, लेकिन इनका जनक जो था वो अलेक्जेंडर कनिंघम जी बने थे। कौन बने थे, अलेक्जेंडर कनिंघम जी। पुरातात्विक स्रोत का जनक कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए इसको समझ लें और याद कर लें कि पुरातात्विक स्रोत का जनक कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम, जैसा कि मैं लिख भी दिया हूँ। पुरातात्विक स्रोत का जनक कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम। हम कनिंघम नहीं लिख दे रहे हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मैं आगे दूसरा वीडियो लूंगा, दूसरा चैप्टर का, और फिर बात करूंगा। जय हिंद, जय भारत।